हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स से स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का थर्ड चैप्टर शुरू किया था। थर्ड चैप्टर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स। आपके एनसीईआरटी में इस नाम से नहीं दिया, आपके एनसीईआरटी में इसके 3 पार्ट जो होते हैं उसके नाम से दिया है, जो हमारा है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अब ये थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या पढ़ने वाले हैं हम थर्ड लेक्चर में? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम ये पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बस थोड़ा सा वही पहला लेक्चर में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में आपने देखा होगा कि एल्कोहल में हम पढ़ रहे थे या हेलोल्केन्स हेलोरीन्स पढ़ रहे थे। तो हम जनरली केवल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि या मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करते हैं थोड़ा बहुत। कहीं कहीं पे अगर एसिडिटी का फैक्टर आता है जैसे अल्कोहल में था तो एसिडिटी की भी बात करते हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपना बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसे एक दूसरे से भिन्न होता है और कैसे आगे पीछे होता है। तो देखो, याद रखना है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको तो याद होगा, इतना तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आप अगर 2 लेक्चर देखे हो तो ये तो पता ही होगा कि एल्डिहाइड होता कैसा है। तो ये आपका एल्डिहाइड है। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि कोशिश आप करोगे कि देख के लेक्चर आने के लिए, पीछे वाला जो भी आपने पढ़ा है वो एक बार देख के एक बार रिवाइज करके आने के लिए अपने कॉपी से। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस तरीके के दिखते हैं। अब इसमें क्या हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसमें अगर आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने देख के आया होगा तो इसके स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट वाले लेक्चर में कि ऑक्सीजन कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये अपनी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है। जो खींचता है वो बच्चों केवल सिग्मा बॉन्ड से खींचता है, तो हम दोनों में नहीं दिखा सकते, हम केवल एक में दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आई इफेक्ट के द्वारा जाता है वो केवल एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जाता है ऐसे। तो इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए इसलिए। तो ऐसा कुछ मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट में जब खत्म हुआ था लेक्चर। अच्छा, ये तो हुआ। इसके कारण हो क्या रहा? तो इसके कारण पोलैरिटी डेवलप हो रही है। ये दिख रहा ना आपको कि ये वाला डेल्टा निगेटिव यानी निगेटिवली चार्ज हो रहा है एटम, और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, यानी कि पोलैरिटी डेवलप हो रही है। तो ये बॉन्ड क्या हुआ? पोलर बॉन्ड हुआ। पोलर बॉन्ड। और ऐसे ही यहाँ पे भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का ये जो सी डबल बॉन्ड है वो क्या है? पोलर है, पोलर बॉन्ड। अच्छा, और क्या इसमें जानने वाली चीज़ है? तो एक और ये है कि अल्कोहल में हमने चर्चा किया था, कंपैरिजन किया था बॉइलिंग पॉइंट का कि हाइड्रोकार्बन से और ईथर से कैसे भिन्न होते हैं, कैसे जाते हैं। वैसे ही उनका फिर से साथ में हम लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड भी आ जाए तब ये क्या होता है। तो देखो, मैंने आपसे डिस्कस फिर कह रहा हूँ किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसके किसके बीच में होता है? तो फोन। अगर इन तीनों एटम के बीच में कहीं अगर हाइड्रोजन फंस गया, जैसे इधर फ्लोरीन ऐसे हो तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऑक्सीजन के बीच में ऐसे हाइड्रोजन हो, इसमें से ऑक्सीजन है या फ्लोरीन ही आ जाए, कोई भी आ जाए तो भी हो जाएगा। ऑक्सीजन ऐसे हाइड्रोजन फंस गया, ऑक्सीजन ही मान लो आ गया, ऐसे मान लो एक से साथ में पूरा बॉन्ड बना दे रहा हूँ ऐसे। या नाइट्रोजन भी आ जाए, नाइट्रोजन भी देख सकते हो, H नाइट्रोजन आ जाए। कोई भी 2 के बीच में अगर हाइड्रोजन फंसा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं। अब इससे होगा क्या? तो इससे होता ये है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको एल्कोहल के केस में बताया था। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। R
C डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ R हो या H हो, दोनों में से कोई भी, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, पता नहीं दिख रहा है ना, ये दोनों में से कोई भी हो। और दूसरा मान लो हम यही ले लिए R, पर अगर R R होगा तब तो नहीं होने वाला, तो इसका मतलब यहाँ हमें केवल एल्डिहाइड रख लेते हैं, ठीक। और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया कुछ ऐसे H, फिर इसका इधर से ऐसे कर दिया मान लो, तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि H के बीच में डायरेक्ट यहाँ कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत कम होता है। यहाँ क्लोरीन रहता है थोड़ा बहुत, तब भी होता है, ये मेन यहाँ दिखे जाते हैं, पर यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये इंटरेक्शन के कारण जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। अगर मान लो कि सेम मॉलिक्यूलर मास हो, इफ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लिख लो, मोलर मास इज कंपैरेबल मतलब कि लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, तो उनका देखो कैसे चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैं अभी नीचे यहाँ पे लिखूंगा। मिथॉक्सी इथेन, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी इथेन। इसका स्ट्रक्चर अब बुक में आपको नहीं दे रखा है, केवल नाम दे रखा है, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। तो ये है मिथॉक्सी OCH3 और इथेन मतलब CH2CH3। ऐसे वाले में ही लिख दे रहा हूँ, आपको शायद समझ में तो आता होगा ना कि ये CH2 है, यहाँ पे C और फिर 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे, फिर ये CH3 है। तीसरा आपके पास है प्रोपेनल, हाँ प्रोपेनल का मतलब क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। चौथा है आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ तो नाम ही लिख लूँ ना, एसीटोन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी कार्बन है। एक और है प्रोपेन 1 ऑल, क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, क्या होगा ये, CH3 CH2 CH2OH। ये इनका स्ट्रक्चर होगा। इनको भी ओपन ही करके लिख दे रहा हूँ, जब उनको ऐसे लिखा हूँ तो CH2 CH3 और इधर CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो आगे है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पहले लिख लूँ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ही लिख लेते हैं। केल्विन में हम लिख रहे हैं, एक का है, इसका है 273 केल्विन, इसका है 281 केल्विन, इसका है 322 केल्विन, इसका है 329 केल्विन और फिर है इसका 370 केल्विन। क्या है, 370 केल्विन। अगर इनका मोलर मास लिखने जाओगे, यहाँ पे मोलर मास, ये आपके बुक से ही लिख रहा हूँ। किस लिए लिख रहा हूँ, तो आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए कि देखो कैसे वैरी करता है। 58 इसका है ग्राम पर मोल, इसका से ये ग्राम पर मोल, मोलर मास मतलब ग्राम पर मोल, एक मोल का कितना मास होगा। 60 इसका है आपका 58, इसका है आपका 58, इसका भी है 58 और इसका है 60। अब देखो इससे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे ये है कि इनके इसमें कोई भी ऐसा ऑक्सीजन या कोई नहीं है
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा हो, पोलैरिटी हो। तो इसमें जो भी बॉइलिंग पॉइंट है ये केवल है वॉन डेर वाल फोर्सेज के कारण। किसके कारण है? यहाँ पे केवल क्या है? वॉन डेर वाल फोर्सेज, वॉन डेर वॉल, ये सबके पास होती है, याद रखना। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके आपस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण आता है, जो मॉलिक्यूल जिसमें एटम जुड़े हुए हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन के कारण आता है। तो वॉन डेर वाल फोर्सेज तो सब में है, तो इसमें केवल वही बस है। एल्कोहल में देखोगे, ये जो एल्कोहल है इसमें सबसे अच्छा H बॉन्डिंग है। क्या है इसमें सबसे अच्छा? H बॉन्डिंग। ठीक, इसके बीच में देखोगे यहां पे तो ये एक ईथर है। ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे, तो आपको दिखेगा। ठीक, ये देखो, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये है आपका ईथर, ये है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये है आपका कीटोन और ये है आपका एल्कोहल। अब दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्कोहल का होगा, फिर कीटोन का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, फिर ईथर का होगा, तब हाइड्रोकार्बन का होगा। तो याद रखना मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होना चाहिए। सबका देखो 58 60 58 60 ऐसे है, बहुत दो का अंतर है, नहीं तो इक्वल है। तो जब भी मॉलिक्यूलर मास जो मोलर मास होगा, व्हेन molar mass is comparable, when molar mass is comparable, then order of boiling point क्या होगा? देखो, सबसे ज्यादा होगा आपका एल्कोहल का, एल्कोहल, फिर आपका होगा कीटोन, फिर आपका होगा एल्डिहाइड, फिर आपका होगा क्या बचा? ईथर, और फिर हाइड्रोकार्बन, फिर आपका होगा हाइड्रोकार्बन। ये 5 ही थे ना, 3 2 5। सबसे पहला अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन। तो ये आप एक जनरल ट्रेंड याद करके रखोगे। ये क्या है? एक जनरल ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, ये अगर ट्रेंड याद करके रखोगे तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखोगे कि अगर मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है, जो मास है वो लगभग सेम आ रहा है, तो एल्कोहल हमेशा ज़्यादा होगा, फिर कीटोन होगा, फिर एल्डिहाइड होगा, फिर ईथर होगा, फिर हाइड्रोकार्बन होगा। एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है, अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा। देखो ये है ना प्रोपेनल, एल्डिहाइड कीटोन में 322 और ये 329, तो ये लगभग कंपेरेबल रहते हैं, कभी ये ज़्यादा कभी ये ज़्यादा। पर जनरल ट्रेंड आप याद करके रखोगे कि एल्डिहाइड को हमें ज़्यादा देना है, सॉरी कीटोन को हमें ज़्यादा देना है एल्डिहाइड से। तो इस तरीके से अगर आप कंपेरेबल, ये आपको डेटा नहीं याद रखना, ये डेटा नहीं याद रखना है, ये पूरा कुछ भी याद नहीं रखना है। ये मैंने केवल आपके लिखा है कि कंपैरिजन करने के लिए, देखने के लिए, केवल आपको ये याद रखना है। कभी भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है तो देखोगे अगर मॉलिक्यूलर, अच्छा ये तो पहला केस है, इफ अगर मान लो इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो देखो, इफ मोलर मास is not comparable, देन हम क्या करेंगे? देन हम ये याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के, मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो मैं आपको
हेलो एल्केन्स हेलो अरीन से पढ़ाता आ रहा हूँ कि जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको गर्म करके बाहर निकालने में, वो लिक्विड में है ना, उसे वेपर बना के निकालने में चूंकि मास ज़्यादा है तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना होगा, तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर यदि मोलर मास कंपेरेबल हो उस केस में हमेशा जो हाइड्रोकार्बन होगा वो सबसे कम होगा, जो एल्कोहल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक ये भी है कि सॉल्युबिलिटी का भी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी कौन सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो, जो एल्डिहाइड है एंड जो कीटोन है, ये दोनों पोलर नेचर के हैं। ये मैंने पीछे आपको बता दिया, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक, यहां पे अगर देखोगे आप तो R C डबल बॉन्ड O H, यहां पे अगर H2O को लेके आओगे, H2O को तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे दिख रहा, इधर और ये इधर। ठीक, इसके कारण जो एल्डिहाइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। कीटोन में क्या होगा? तो कीटोन में भी यही होगा। कीटोन में भी मान लो कि H2O को लेके आओ इधर और R C डबल बॉन्ड O R डैश इसलिए लिखता हूं कि अलग भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है। देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर, ये हाइड्रोजन, दो O के बीच में हाइड्रोजन फंसा, दो O के बीच में फिर से हाइड्रोजन फंस गया। यहां भी देखोगे तो दो, यहां पे देखो OHO यहां भी फंसा है और OHO यहां भी फंसा है। तो यहां भी H बॉन्डिंग हो रही है, वहां भी H बॉन्डिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है H बॉन्डिंग, और इस H बॉन्डिंग के कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये क्या हो रहा है? H बॉन्डिंग। ठीक, तो याद रखेंगे कि दोनों में H बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण ये भी यहीं पे लिख दे रहा हूं, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, एक चीज ये जरूर है, अगर इन्हीं में मान लो कि हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है एल्डिहाइड में ही, अगर ऐसे पूछ लिया जाए, ये एक चीज ये याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल चेन एसोसिएटेड विद कीटोन और एल्डिहाइड। क्या मतलब है इसका? एल्डिहाइड, तो इसका मतलब समझो ये है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा? किसका मैं पूछ रहा हूं? तो मान लो एक ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O H, दूसरा है CH3 CH2 CHO, और एक है CH3 CH2 CH2 और इधर CHO। ऐसे दे रखा। अब हमसे पूछा जाए किसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर होगा ये। ठीक, कैसे ये डिटेक्ट कर रहे हैं? तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल चेन, इसमें 2 लगे हैं और इसमें 3 लगा हुआ है। तो ये जितना अल्काइल चेन बढ़ता जाएगा उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आ रहा था। अब इसमें एक ही लगा है, दूसरा अगर कोई और आएगा तो तुरंत उसके साथ CHO आएगा, लेकिन ये तो बढ़ गया, इसके साथ CHO नहीं है ना, यहाँ 3 कार्बन हो गए, उसके साथ तो CHO नहीं है।
तो ये याद रखोगे कि जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ता जाएगा आपकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। ठीक, यहाँ लिखा है ना सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 करके लिखा है ना, अल्काइल चेन एसोसिएटेड विद कीटोन और एल्डिहाइड। यहाँ पे H की जगह पे RR कर दोगे तब भी चलेगा। ठीक, ये पीछे वाले में एक चीज और मैंने देखा आपके बुक में अच्छा सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये आप में लिखा हुआ है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पे ये इसको ऐसे ना लिख के, इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये एक डाइपोल बन गया। डाइपोल को ऐसे साइन में किया जाता है। फिर से देखो, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। और मान लो दूसरा कोई ऐसा ही एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, कोई भी ले लें, यहाँ पे वो कुछ ऐसे लगा दें, डबल बॉन्ड O, इधर R और इधर R या H, कोई भी हो। अब देखो इसमें भी इधर डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा होगा। और ये एक डाइपोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाइपोल क्या बनता है? दो पोल से मिलकर बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ये क्या है? ये साइन है डाइपोल का। किसका साइन है? डाइपोल का साइन है। ठीक, ये पॉजिटिव जो है उससे निगेटिव की तरफ बनता है। ऐसे तीर बना के उसे यहाँ थोड़ा सा काटा गया था। अब यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कैसे होगा? इस तरीके से। ठीक, तो ये डाइपोल डाइपोल जो इंटरैक्शन होगा ना, ये ऐसे और ये, तो ये क्या है? डाइपोल 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 इंटरैक्शन। ठीक, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन किसके? ये किससे ज्यादा थे? ये जो ईथर था और हाइड्रोकार्बन था बस उससे ज्यादा थे, अल्कोहल से कम थे। देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो समझ में आया आपको कि ये जो होता है ये इतना याद रखना है। उधर तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये था कि जो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से, वो क्यों होता है? तो वो इनके बीच में ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। एल्कोहल में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, जिसके कारण एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के कारण। ठीक, हाइड्रोकार्बन में जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके कारण होता है? तो उसका होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण। ठीक, आगे अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। कहाँ चल रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर से देखो वही आ रहा बार बार। ये बार बार आएगा और आपको एकदम याद रखना है कि किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर होती है। चूंकि ये डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर से लिख रहा हूं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है पूरा ही लिखता हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये पहला लेक्चर में पढ़ा चुका हूं लास्ट में, पर फिर से बता रहा हूं आपको। जो ऑक्सीजन की होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। कितना कितना होता है? तो मैंने आपको चेक करना भी बताया था। इसका 3.5 होता है, हाँ, और इसका होता है 2.5। ठीक,
तो ऑक्सीजन का इससे जब ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा, तो इसके पास आया डेल्टा निगेटिव, फिर आया इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी वैसे ही डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया वहाँ पे। ठीक, इतना तो समझ में आया। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं। कोई आएगा तो कहाँ पे रिएक्ट करेगा इन दोनों में, इसके लिए जरूरत है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक ये सेंटर किधर है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होते हैं पहले तो वो जानो। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होता है उसको कहते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर। ठीक है, दूसरा आपको मान लो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है? तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वो होता है वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब यह है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अगर आपको इतना याद है तो पता है न्यूक्लियोफाइल का है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर हम रिएक्शन दो के बीच कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है। तो इसके पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। और किसके पास इलेक्ट्रॉन होगा? जो न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इसके पास न्यूक्लियोफिलिक वाला आएगा, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक वाला आएगा। ठीक, अब देखो इसमें अगर हम पता करने जाएं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये वाला क्या सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन सा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये सेंटर क्या है? ये सेंटर है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ऐसे ही एकदम कीटोन में भी ये क्या है आपका? ये बॉन्ड जैसा नहीं लग रहा ना, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे होगा क्या? अब मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। वो इस सेंटर में कहां पे अटैक करेगा? यहां पे या यहां पे? तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। किसके तरीके से काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से, E+ की तरीके से काम करता है। O जो होता है वो O- के तरीके से काम करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है बाकी यहां से। ठीक, देखो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मैं क्या पहले बताने जा रहा हूं? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को Nu से भी दिखाया जाता है, याद रखना। न्यूक्लियोफाइल Nu- ऐसे करके दिखाया जाता है। ठीक है, कैसे होगा? तो देखो मान लो ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड O, ये एक और तरीका है दिखाने का बॉन्ड। तो परेशान मत होना कि ये क्या दे रहे, बता रहा हूं। ये सब बेसिक है, आपको अभी से भी जान लेना चाहिए। ठीक, इस बॉन्ड का मतलब है ये जो ऐसे डार्क है ना, ऐसे मान लो ऐसे प्लेन लो। ठीक है, ठीक दिख रहा होगा। ऐसे प्लेन, इस प्लेन में C डबल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड O ऐसे है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक,
अगर वो डबल बॉन्ड O है ऐसे, तो जो ये डार्क वाली है ना, ये वाला, ये ऐसे प्लेन से ऐसे बाहर निकल रहा, ऐसे मान लो कि ये C डबल बॉन्ड O है ऐसे यहां पे, तो ये ऐसे बाहर निकल रहा, और ये जो पीछे वाला है ना, ये वो ऐसे पीछे जा रहा। तो अगर हम लिखने जाएं, मान लो कि यहां पे मैं H लिख दूं और यहां पे R लिख दूं, तो R यहां से ऐसे बाहर निकल रहा, और जो H है वो प्लेन के अंदर जा रहा, तो इसे वेज बोलते हैं, उसे डैश बोलते हैं। ये क्या, इसको बोलते हैं वेज। ये सब पूछा नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता होती। वेज डैश इसे दिखाना बोलते हैं कि वेज डैश में रिप्रेजेंटेशन किया गया, वेज डैश। ठीक, अच्छा, वो तो एक्स्ट्रा जानकारी था। ये मुझे पता है कि डेल्टा निगेटिव है और ये वाला सेंटर डेल्टा पॉजिटिव है। अब मान लो ये जो साइन है ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये भी याद रखेंगे। किसका साइन है? इक्विलिब्रियम के। ये साइन जो लगता है 11th में शायद आपने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इधर से इधर जा रहा है रिएक्शन। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक, वो क्या करेगा? वो आएगा, अटैक करेगा, और क्या करेगा? तो ये बॉन्ड टूट के ऐसे चला जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पर अटैक किया, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा। ठीक, अब देखो, जैसे ही यहाँ देगा, ये आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक तो पाई है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो 3 सिग्मा मतलब एक s लेना है, 2 p लेना है, sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वैसे ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऊपर की तरफ से जुड़ेगा, ऐसे। यहां पे कार्बन एटम, ये जो डार्क वाला है ये ऐसे आएगा, ये डैश वाला ऐसे पीछे चला जाएगा, जो कि यहां हाइड्रोजन था, यहां R था, और यहां ये O माइनस। ठीक, ये इतना समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो फिर से सुनो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर कोई पूछे कि ये कहाँ पे, तो ये पाई है, तो इसका पाई स्टार इधर होता है, तो पाई स्टार में डालते हैं तो ये टूट जाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज गया, ऐसे हो गया। अभी ये sp2 से sp3 हो चुका है। कैसे हुआ? तो अभी 1 2 3 4 सिग्मा मतलब कि 1 S प्लस 3 P मिलके 4 बन जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे आपके केवल 3 सिग्मा थे, तो ये होगा 1 S और 2 P मिलके sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे निकाला जाता है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर थे, तो यहाँ लोन पेयर तो किसी कार्बन सेंटर पे है नहीं। ठीक, आगे बस H प्लस आएगा और ये निगेटिव चार्ज H प्लस ले लेगा, तो ये कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गया, जो भी न्यूक्लियोफाइल आया था, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर ये आपका R हो गया, और ये OH हो गया। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराए जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे। जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखे, न्यूक्लियोफाइल दिखे, तो हमेशा याद रखना कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन सेंटर पे ही जाएगा और ऐसा कंपाउंड बनाएगा। तो ये sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। जो ऑक्सीजन होता है, ये जो होता है इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, और ये बहुत स्लो होता है, ये स्लो होता है। इसके बाद तो ये फास्ट बहुत तेज़ी से H प्लस ले लेगा, तो ये स्टेप 2 है, और ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1। ठीक, दोनों इक्विलिब्रियम में है। एक चीज़ और याद रखना है आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर ये एल्डिहाइड होता है, ये याद, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि यहाँ पे देखोगे तो ये वाली लाइन मैंने इससे बड़ी बनाई है, ये वाली लाइन मैंने इससे बड़ी बनाई। इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड में ज़्यादा जाएगा कंपेयर टू बैकवर्ड, क्योंकि अगर दोनों बराबर होगा तब तो ये यहीं खेल रहा होगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक,
तो याद रखना है कि ये बड़ी होने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा पीछे जितना जा रहा है, अगर पीछे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो आगे जाने वाले जो हैं वो 10 से ज़्यादा होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, पर ज़्यादा होंगे। ये याद रखना है कि यहाँ से आगे जाने वाला ये थोड़ा सा बड़ा का मतलब ये है कि आगे तेजी से जाएगा, पीछे भी आ रहा पर धीरे आ रहा कंपेयर टू कि आगे जाने वाला। ठीक, लेकिन ये केवल होता है एल्डिहाइड के केस में। अगर कीटोन का केस होता है तो फिर ये लगभग इक्वल ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, और बाकी तो फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो कीटोन के केस में ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये आगे वाला आगे तेजी से जा रहा हो, पीछे धीरे धीरे आ रहा। एल्डिहाइड के केस में ऐसा होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका इसी में रिएक्टिविटी का। क्या है? रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी बिटवीन एल्डिहाइड, HN जैसा तो नहीं लगता, एंड कीटोन। कमेंट में आप लोग बता देना। देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, और RC डबल बॉन्ड O, यहाँ R डैश को हटा के ना आप थोड़ा सा चेंज करके ये जनरल वाला ट्रेंड हटाते हैं। मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका CH3 और इधर भी आपका CH3। ऐसे मैंने एक एसिटाइलडिहाइड लिया है, दूसरा एसीटोन लिया है। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, हमें ये बताना है। अब देखो, हमें सब अभी आपको बता दिया कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींच के रखेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये तो बातें हो गई, ठीक है। अब कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? हम मान लेते हैं कि यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल वही आ रहा, सेम न्यूक्लियोफाइल। मैं ना न्यूक्लियोफाइल ऐसे CN- लिख दे रहा हूँ, ये और यहाँ पे भी वही न्यूक्लियोफाइल आ रहा। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगा, हमें ये बताना है। अब इस वाला कार्बन, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे कम, बहुत कम मिलेगी, इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छा मिलेगा। इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए दे के संतुष्ट होंगे, तो ये देना जानते हैं, ठीक। तो ये कहाँ देंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हमें पता करना है कि ये कार्बन सेंटर और ये कार्बन सेंटर में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है। क्या पता करना है कि इस कार्बन सेंटर और इस कार्बन सेंटर में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है, और जहाँ पे कमी ज़्यादा होगा CN- वहाँ फास्ट जाएगा। कैसे पता करेंगे? तो देखो, CH3 आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो ये इधर से ऐसे लगाएगा। हाइड्रोजन बहुत कुछ खास नहीं लगाता क्योंकि इसका 2.5 है और इसका 2.2 है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ज़्यादातर हम अल्काइल के कारण देखते हैं। तो ये क्या लगा रहा है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, दे रहा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा। यहाँ पे ये भी प्लस आई लगा रहा और ये वाला भी कार्बन प्लस आई लगा रहा, क्योंकि CH3 दो आ गए ना, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जा रहा, तो यहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाएगी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये दोनों ने मिलके कुछ तो पूरा किया। यहाँ भी पूरा कर रहा, पर यहाँ एक कर रहा, वहाँ दो कर रहा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा। क्या बोला मैंने? कंफ्यूज तो नहीं हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ दो मिलके कुछ तो दे रहे हैं, यहाँ एक केवल दे रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इससे ज़्यादा होगी, और इससे अगर ज़्यादा होगी तो CN- कहाँ जाएगा? जिसके पास कम होगा। क्या बोला मैंने? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर पे इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लोग दे रहे हैं, यहाँ केवल अकेला दे रहा। तो अगर यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो CN- कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। यहाँ तो कम से कम देने वाले आए हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
चूंकि कम है तो यहां पे ये फास्ट जाएगा, यहां पे ये जो होगा वो फास्ट होगा और ये जो होगा वो स्लो होगा। स्लो मतलब किससे स्लो? स्लो कंपेयर टू एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड हमने लिखा है ना उधर, एसिटाल्डिहाइड, इससे ये थोड़ा स्लो होगा, हमेशा के लिए स्लो नहीं होगा। हम जब भी स्लो या फास्ट कहते हैं हम दो का कंपैरिजन करके बताते हैं, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बड़ा है, इन दोनों के कारण यहाँ पे एक ही देने वाला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप में एक और कंपैरिजन कराया गया है प्रोपेनल। हाँ, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है। आपको बोला गया दो एल्डिहाइड ही है, हाँ दोनों एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और आपसे कहा गया कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, कंपेयर रिएक्टिविटी। क्या कंपेयर करना है आपको? कंपेयर करना है, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल आएंगे उनके रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी बतानी है। अब देखो, अब तो दोनों एल्डिहाइड आ गए। कीटोन और एल्डिहाइड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था? यहां पे ये एल्डिहाइड था, ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। ठीक, तो जो कीटोन होता है वो स्लो रिएक्ट करता है कंपेयर टू एल्डिहाइड अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा। यहां पे ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और इसको प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल बोलते हैं ज्यादातर। इसका जो नाम होगा वो प्रोपेनल। ठीक, दोनों हैं एल्डिहाइड ग्रुप ही, ये भी CHO है और इधर भी CHO है, तो दोनों हैं CHO ही। ठीक, अब हमें बताना है कि आप रिएक्टिविटी बताओ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता करेंगे? तो देखो, यहां पे H से तो मतलब कुछ खास नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा, प्लस आई इफेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन सेंटर पे बढ़ा रहा। ये पहले से पता है कि ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, पर ये प्लस आई से कुछ पॉजिटिव को कम कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा। प्लस आई मतलब 11th में ही शायद ये GOC वाला है ना, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, और माइनस आई अगर कहीं लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक, खींचता है, डोनेट करता है और वो खींचता है। यहां पे क्या है? तो यहां पे देखोगे तो पाई बॉन्ड, सिंगल, फिर पाई बॉन्ड, और आपको कुछ याद आ रहा होगा कि डबल सिंगल डबल पे रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे मूव करेगा और ये टूट जाएगा और इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जैसे थे वैसे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये O माइनस और यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे मूव करेगा और एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड। आप अपने से कॉपी में बना के देखोगे, केवल देख देख के यहाँ छापोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव किया तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे मूव करे, तो क्या बन सकता है आपका? यहाँ पे ऐसे ये डबल बॉन्ड, O पे माइनस और H, ये कुछ ऐसा हो गया। अगले में इसको ऐसे लेके आओ, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो।
ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप फ्री रहा करो उस समय पे बना बना के देखा करो, फिर आपसे जल्दी जल्दी बनने लगेगा, ठीक, कि ये बॉन्ड कैसे मूव करते हैं। इससे हो क्या रहा वो देखो, इससे हो ये रहा कि इस रिंग में 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी 6 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि उसमें 6 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक है। पर जैसे ही ये रेजोनेंस में ऊपर गया तो यहाँ पे निगेटिव बना, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे देखो 2 और 2 4 पाई बॉन्ड की बस रह गई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बस रह गई, 6 से 4 हो गई। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो इधर खिंच गया, तो इधर खिंचने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव बना था ना, ये यहां पे ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी थी वो इधर से पाई बॉन्ड ने पूर्ति कर दी। क्या कहा हमने कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यहाँ इस सेंटर पे कमी है, डेल्टा पॉजिटिव बन रहा, चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रखा है, वो इस पाई बॉन्ड के जाने से कम हो गई, और कम हो गई तो ज्यादा रिएक्टिव वो हुआ। क्या कहा हमने, मान लो Cn- को आना है, यहां भी अटैक करना है या यहां अटैक करना है, तो वो कहां चुनेगा, यहां अटैक करना। क्यों, क्योंकि यहां आई इफेक्ट से जा रहा। और एक चीज याद रखना, अगर आपने जीओसी पढ़ा होगा तो वहां पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो जो इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस का ज्यादा होता है, रेजोनेंस का ज्यादा होता है कंपेयर टू आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, रेजोनेंस हमेशा ज्यादा होता है। तो रेजोनेंस चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने में ज्यादा कैपेबल है कंपेयर टू कि जो आई इफेक्ट से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड से जा रहा वो ज्यादा जा रहा कंपेयर टू कि आई इफेक्ट से जा रहा। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू यहां कम है, क्योंकि यहां पे इसने दे रखा है, यहां पे देने वाला बस आई से थोड़ा थोड़ा देगा बस, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पे जो Cn- है वो जल्दी अटैक करेगा। और बोलूंगा तो और कंफ्यूज अगर हो जाओगे आप, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप इतने पे ही बंद कर देते हैं इसको, ठीक। नहीं समझ में अगर आया होगा तो मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में फिर से लिखना, मैं फिर से बता दूंगा आपको, फिर से नया लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा। क्योंकि ये आगे अगर जितना भी आगे आप पढ़ते जाओगे, किसी चीज़ की तैयारी करोगे, अगर केमिस्ट्री उसमें रहेगा तो ये बहुत बेसिक होता है कि कौन कहाँ पे अटैक करने वाला है। ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, जहाँ पे कमी होगी न्यूक्लियोफाइल वहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए कमी है क्योंकि ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, ये ज़्यादा दे रहा, ये कम दे रहा, और कम दे रहा तो यहाँ उतना नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया, इसलिए Cn- जाके देगा, ठीक। ये हुआ। उसके बाद कंपैरिजन के साथ ही कुछ रिएक्शन है, वो भी देख लो आप। क्या रिएक्शन है, रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN ऑन कार्बोनिल, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हैं उनमें। कैसे होगा देखो, मान लो R C डबल बॉन्ड O H दिया है, और इधर R C डबल बॉन्ड O R डैश दिया है। यहाँ भी HCN आया और यहाँ भी HCN आया। क्या होगा, HCN को पहले आप तोड़ोगे H प्लस Cn माइनस में, H प्लस Cn माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा। उससे अच्छा एक और मतलब ज़्यादा अच्छा रिएक्शन ये माना जाता है, बताया जाता है कि ये जो लोन पेयर है ये पहले इस H प्लस को ले लेता है और हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड O और इधर H, और ये अपना दिया तो पॉजिटिव H। उसके बाद अब Cn- आएगा और ये बहुत अच्छे से इस पे अटैक करके इसे तोड़ देगा। तो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा
COH H और इधर CN ऐसे। पहले लोन पेयर ने जाके H प्लस को ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल था, वो पहले H प्लस को ले लिया। फिर CN माइनस आया, जो कार्बोनिल सेंटर था उस पर अटैक किया। इसको जो H प्लस को लिया, इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल। इसको क्या कहते हैं? इस स्टेप को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O को एक्टिव कर दिया। ये जब प्लस चार्ज बन गया तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा। अभी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इससे खींच रहा था ना, ये जब और बहुत ज़्यादा खींचने लगेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा तो ये तुरंत आके इस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिक कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ये जाएगा, इस H प्लस को ले लेगा, तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे H, ये पे पॉजिटिव और इधर R डैश। अगले स्टेप में आपका CN माइनस आएगा और बहुत खुशी इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाइड होगा। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पाई बॉन्ड को टूट के इस पे जाएगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बन जाएगा R COH और इधर R डैश और इधर आपका CN। ठीक, तो ये रिएक्शन ऐसे कराए जाते हैं। ठीक, आपके जो बुक में लिखा है कभी कभी ऐसे भी फॉलो कराया जाता है। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ये लिख लेना। इस स्टेप को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O। ऐसा भी कराया जाता है कि CN माइनस को पहले अटैक करा दिया, O माइनस बना, वो O माइनस आके H प्लस ले लिया। तो ऐसे भी कराए जाते हैं। मान लो यहाँ H प्लस हो ही ना, ऐसा ना हो, मान लो ऐसे दे NaCN विद कार्बोनिल, ऐसे दे दें। फिर हम कैसे कराएंगे NaCN का? ये N ही लग रहा ना, H तो नहीं लग रहा ना। देखो, मान लो R C डबल बॉन्ड O, यहाँ H या R डैश कुछ भी मान सकते हो। क्या होगा? मान लो हमने इसमें डाला NaCN, अब Na प्लस CN माइनस, ये एक सॉल्ट है। क्या है? ये सॉल्ट है। और इसको जब आप वाटर में घोलोगे, पानी में, तो ये Na प्लस और CN माइनस में तुरंत टूट जाएगा। HCN इतना जल्दी नहीं टूटता, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी होती है इससे कम होती है। रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी वो NaCN की ज़्यादा होती है कंपेयर टू HCN। क्यों? क्योंकि HCN पानी में घुलने पे उतना जल्दी नहीं टूटता, H प्लस नहीं देता जितना जल्दी ये Na प्लस और CN माइनस दे देता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से CN माइनस आएगा और इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो खींच के रखेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये आएगा अटैक करेगा और क्या बनेगा? R CO पे माइनस, और ये सॉल्ट वाला Na प्लस आके कुछ देर इसको सहारा देगा और इधर H या R डैश जो भी कीटोन या एल्डिहाइड लियो, इधर ये जो CN है वैसे लगा रहेगा और अगले स्टेप में H प्लस आएगा, ये माइनस जो है वो H प्लस को ले लेगा और लेने के बाद R COH H या R डैश जो भी आप लेके चले हो पहले से, और ये C। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है जब हम NaCN से कराते हैं, पर रिएक्टिविटी NaCN की ज़्यादा होती है किसके रिस्पेक्ट में? कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में। रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, कोई भी कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O है वो NaCN की ज़्यादा होगी कंपेयर टू HCN। क्यों? क्योंकि NaCN सॉल्ट है, पानी में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, CN माइनस एकदम तैयार बैठा है जाके
अटैक करने के लिए। इसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो है NaHSO3 से, रिएक्शन विद NaHSO3। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ अगर हमें रिएक्शन कराना है मान लो, तो देखो कैसे होगा। फिर से R C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है या R डैश है, इसीलिए हमने कीटोन और एल्डिहाइड को साथ में पढ़ा है। क्या होगा देखो, NaHSO3 है, NaHSO3, तो इसे Na+HSO3 माइनस में तोड़ सकते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है तो वो देख लो, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, S डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस Na+, ये स्ट्रक्चर है NaHSO3 का। किसका? NaHSO3 का। ठीक, 3 ऑक्सीजन SOH। पानी में तोड़ोगे तो ये जो तुरंत सॉल्ट है वो टूट जाएगा माइनस प्लस में, और ये O माइनस है वो अटैक करेगा। तो देखो बस इस माइनस को ले जाओ, इस पे अटैक कराओ, ये तोड़ दो। ऐसा क्यों हुआ? तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बना था, इसके कारण। दूसरे कलर से दिखा दूं, नहीं तो लगेगा कि टूटने के बाद यहाँ पे आ रहा है। डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। क्या होगा? ये O माइनस अटैक करेगा तो ये जाएगा, ये टूट जाएगा। बस सिंपल वैसे ही लिख लेना है, R C O पे माइनस और इधर H या R डैश जो भी आप रखे हो, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं H या R डैश, और इधर O के थ्रू हमें जोड़ना है SO3H को, S डबल बॉन्ड O, इधर O और इधर H। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होता है? तो ये एक सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो ये एक एसिड है, तो यहां से एसिड तुरंत अपना H+ इसको दे देता है। तो इस स्टेप को बोला जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या होगा? ये बन जाएगा RCOH, यहाँ पे H या R डैश, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप लेके चले हो, फिर OSO3, 3 है नहीं, SO2 बचेगा ना यहाँ पे, तो SO2 माइनस और Na+। Na+ यहाँ भी था ना, ये Na+ जैसे उसी कलर में लिख दूँ, नहीं तो ये तो लगेगा कि Na+ आ रहा है, यहाँ पे Na+। ठीक, तो ये आपका बनेगा ROH HROSO2 माइनस या SO3 माइनस Na+, ऐसे करके लिख सकते हो। ऑक्सीजन के थ्रू मैंने दिखा दिया है कि बाइंडिंग है, ना कि सल्फर की तरफ से। अब इसमें अगर H+ डालोगे, H+, तो आपका क्या बनेगा? RC, इधर OH और यहाँ पे H या R डैश और यहाँ पे O और SO2H। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन कराते हैं। और ये सब क्या हो रहा? तो ये हो ये रहा है कि डबल बॉन्ड टूट टूट के ऐड हो रहा। तो इन सबको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये क्या है? ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, ये याद रखेंगे, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, पाई बॉन्ड टूट के लग रहा, इसलिए एडिशन रिएक्शन है। पिछले वाले में शायद हमने लिखा था कि नहीं, NaCN विद कार्बोनिल, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। क्या है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन, अच्छा एडिशन ऑफ HCN तो यहाँ लिखा ही हूं। तो इस तरीके से रिएक्शन कराए जाते हैं। ठीक, और मैं देख लेता हूं कुछ। अभी मान लो एक चीज और ये रह गया है कि अगर मान लो ग्रिगनार्ड से रिएक्शन कराया जाए, कोई ग्रिगनार्ड ले लिया जाए, तो फिर कैसे होगा? तो
रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो होता है RMgX। इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पे R आपका कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, और जो X है वो Cl Br I, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब मान लो जैसे रिएक्शन हमें कराना हो कुछ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर H या कोई भी R डैश हमने ले लिया है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और उसका रिएक्शन हमने करा दिया यहाँ पे EtMgBr के साथ। ET लिख दूँ या CH3CH2 लिख देता हूँ, CH3CH2 MgBr। अब देखो जो CH3CH2 है वो R का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल हो सकता है, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पे इसको तोड़ो CH3CH2 माइनस Mg प्लस, बस इस माइनस को लेके आओ और इस पे अटैक करा दो, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये क्या बन गया, CH3CO माइनस, इधर H या R डैश जो भी आपने ले रखा है, और ये CH2CH3 इसके साथ जुड़ गया। इसको मैं उसी कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे कि ये यही आया है। ठीक, ये जो CH3CH2 है ये R माइनस, ये क्या रहता है, ये R माइनस रहता है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आएगा, अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट गया, O पे नेगेटिव बना और ये अटैक हो गया। अगले स्टेप में बस, अच्छा यहाँ O माइनस के साथ ये जो MgBr बचा है ना वो आके यहाँ पे लग जाएगा, MgBr, या इसको भी अलग से लिख दूँ, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे Mg प्लस, या O माइनस ना दिखा के ना MgBr, और फिर इसमें अगर आप एसिड सोर्स या क्वेंच करोगे, क्वेंचिंग कहते हैं असल में, अगर इसमें H2O डाल दोगे पानी तो ये बना लेगा CH3COH, इधर H या R डैश जो भी आपने ले रखा है, और बाकी ये जैसे था CH2CH3, और यहाँ पे प्लस में क्या बनेगा, प्लस में आपका बनेगा Mg के साथ ये H2O में से H तो उसके साथ चला गया, OH माइनस बचा ना, तो MgOH Br ये आपका बना। तो ऐसे रिएक्शन कराए जाते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक किया, O माइनस बना, ये जो O माइनस है वो MgBr के साथ बॉन्ड बना के बचा हुआ है, जैसे ही H2O डालोगे तो ये जो O माइनस यहाँ से, ये O माइनस ये Mg, तो ये O माइनस जो है H2O जो है वो टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में, तो ये जाएगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस को ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इसको ले लेगा, ठीक, और जो OH माइनस है वो MgBr के साथ चला जाएगा। तो जब तक ये ना दे रखा हो पानी या एसिड सोर्स OH या HCl, अगर Cl दे, मान लो यहाँ H2O की जगह पे HCl दे दिया तो H तो इसके पास आएगा या MgClBr बन जाएगा, ऐसे भी होता है। जैसे मान लो एक और जल्दी से रिएक्शन लेके आपको बता देता हूँ, मान लो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोई R डैश है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया यहाँ पे PH MgBr के साथ, तो क्या होगा, ये होगा कि ये PH माइनस MgBr प्लस, तो ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला गया, तो ये बन गया R C O पे माइनस, इधर R डैश और इधर पे PH। PH का मतलब फिनाइल रिंग। PH का क्या मतलब होता है, PH का मतलब होता है फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं PH, यहाँ से जुड़ेगा, तो ये इस पे अटैक हो गया, और ये जो O माइनस MgBr है ये कुछ ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में मान लो इसमें हमने डाल दिया HCl, तो क्या होगा,
जो HCl है वो पानी में डालोगे तो H प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो ये निगेटिव जो है वो H प्लस को ले लेगा, तो ये बना लेगा RCOH और इधर R डैश, इधर PH और Mg, इधर Mg के साथ इसके साथ जो निगेटिव पार्ट आया था, अगर पानी होता तो OH, HCl है तो Cl, Br तो जैसे वैसे रहेगा ही, तो MgClBr। इस तरीके से रिएक्शन कराए जाते हैं। अच्छा, मान लो HCl को साथ में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मान लो कुछ ऐसे दे दूं मैं, PH C डबल बॉन्ड O PH, या R कर लो कोई अल्काइल ग्रुप, और इसके साथ मैंने कह दिया कि CH3MgBr के साथ HCl डालो, क्या बनेगा ये बताओ। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 और 2 करके लिखा है, 1 2, तो पहले ये रिएक्शन कराना है, तो CH3 माइनस जाएगा, इस पे अटैक करेगा, PH C डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ MgBr जुड़ जाएगा और इधर R लग जाएगा और ये CH3 लग गया। अगले स्टेप में HCl डाला है तो ये H प्लस ले लेगा और ये बन जाएगा PHCOH, इधर R और इधर CH3। ये तो ये हुआ। पर यही मान लो अगर मैं ऐसे दे दूं, मैं साथ में दोनों को डाल दूं ऐसे, और अब बोला जाए, अब बताओ क्या होगा। ऐसे जैसे ही बोला जाए वैसे समझ जाना है कि ये जो CH3 माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देने से पहले वो तुरंत H प्लस को ले लेगा और ये बना देगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O R प्लस CH4 प्लस MgClBr। तो याद रखना है, नोट डाल के Grignard reagent gives acid base reaction faster than nucleophilic addition reaction। तो यदि वो 1 और 2 करके लिखा है, इसका मतलब पहले ये डाला गया है, ये रिएक्शन हो गया, उसके बाद ये डाला गया है, तब तो वो सही है। बट यदि ऐसा दे दिया कि ये दोनों हम साथ में डाल दिए, तो इसका मतलब ये है कि CH3 माइनस H प्लस को पहले ले लेगा और CH4 ये क्या कर रहा, ये एसिड, ये बेस की तरीके से काम कर रहा ना, H प्लस सोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तुरंत H प्लस ले लेगा और CH4 मीथेन गैस बना देगा, बाकी वो Mg जो Br है वो Cl ले लेगा, ये जैसे का है वैसे ही रह जाएगा। तो ये याद रखना है कि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है और अगर वहाँ पे प्रोटॉन सोर्स दे रखा है तो वो पहले प्रोटॉन को लेगा, उसके बाद वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जाएगा। अगले रिएक्शन में हम कुछ अल्कोहल से रिएक्शन देखेंगे, 1-2 और रिएक्शन है और उसके बाद रिडक्शन है। तो अभी एक पार्ट और रिएक्शन का बचा हुआ है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके तब अगले लेक्चर में आओगे। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।